हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो अभी हमारा जो लेक्चर सीरीज चल रहा है वो है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। इस सीरीज में 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुका है। फर्स्ट जो वीडियो था रेडियो एक्टिविटी का, उसमें क्या क्या मैंने डिस्कस किया था, बेसिक रेडियो एक्टिविटी का बेसिक आइडिया, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, N/P रेशियो और कुछ बेसिक आइडिया, रेडियो एक्टिविटी का रीजन क्या है। उसके बाद वाला वीडियो क्या था, डिसइंटीग्रेशन के ऊपर, मतलब डीके के ऊपर। रेडियो एक्टिव डीके का पहला टॉपिक क्या था, अल्फा डीके। तो पिछले वाला वीडियो था अल्फा डीके। तो मैंने अल्फा डीके का हर एक चीज़ उस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था। मैं सजेस्ट करूंगा ये वीडियो देखने से पहले आप वो वाला वीडियो देख के आइए, तो आप लोगों को टॉपिक्स और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या होगा, आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके और गामा डीके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये पढ़ाने से पहले आपको 2-4 बातें थोड़ा रिकैप करवा लेते हैं। हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे, हम लोग क्या बोले थे, हर एलिमेंट्स मोर देन 1500 एलिमेंट्स हम लोगों का नेचर में है, उसमें से सिर्फ 260 स्टेबल है, बाकी सब क्या है, अनस्टेबल। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल जो रहते हैं, ये अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस रहा, अनस्टेबल न्यूक्लियस, तो इसको स्टेबल कैसे करते हैं। हाउ डज द अनस्टेबल न्यूक्लियस बिकम स्टेबल, बाय रेडियो एक्टिव डीके, और यहाँ से जो निकलता है वो है स्टेबल न्यूक्लियस। अब देखिए रेडियो एक्टिव डीके में क्या क्या आता है, इसमें आता है अल्फा डीके और बीटा डीके। तो फर्स्ट जो अल्फा डीके था वो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज ही उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे बीटा डीके। तो व्हाट इज बीटा डीके। तो बीटा डीके व्हाट इज बोलने से पहले आप लोगों को बोलूंगा, कुछ बुक्स में बीटा डीके का क्लासिफिकेशन नहीं दिया रहता, डायरेक्ट सिर्फ बीटा डीके में इलेक्ट्रॉन एमिशन बोल देता है। लेकिन ओरिजिनली बीटा डीके इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज बीटा माइनस डीके, वन इज बीटा प्लस डीके। So what is beta minus decay? Beta minus decay is nothing but an electron emission. Electron emission. And what is beta plus decay? Beta plus decay is nothing but a positron emission. अब पोजिट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, सभी लोगों को पता है। पोजिट्रॉन क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यह है ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर्टी है इसका ऑपोजिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, पॉजिट्रॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले बेसिक आइडिया समझ लीजिए, बीटा माइनस डीके इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, बीटा प्लस डीके इज पॉजिट्रॉन एमिशन। तो चलिए बीटा माइनस डीके पढ़ते हैं। सो व्हाट इज बीटा माइनस डीके। सो टॉपिक ऑफ डिस्कशन बीटा माइनस डीके। Now beta minus decay, or what is beta minus? Beta minus is nothing but an electron। मतलब अल्फा डीके में याद था, अल्फा पार्टिकल क्या था, एक हीलियम न्यूक्लियस 4He2। सिमिलरली बीटा माइनस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन, बीटा माइनस इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन। इसको सिंबलाइज कैसे करते हैं, 0E-1 और 0 बीटा माइनस 1, ऐसे बीटा माइनस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक न्यूक्लियस से बीटा माइनस एमिशन हुआ तो उसका इक्वेशन कैसे होगा, तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, आप लोग देखिए। ये है AXZ है पेरेंट न्यूक्लियाई, ये है पेरेंट न्यूक्लियाई। तो पेरेंट न्यूक्लियाई में अगर बीटा माइनस डीके हुआ तो सबसे पहले तो बीटा माइनस तो निकल जाएगा। तो बीटा माइनस क्या है, 0E-1। उसके बाद ये है डॉटर न्यूक्लियाई, Y क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई। अब डॉटर न्यूक्लियाई में क्या चेंज होगा, अल्फा डीके में याद था, अल्फा डीके में क्या था, AXZ, यहां से अल्फा डीके हुआ, क्या था हम लोग का अल्फा डीके में 4He2 तो अल्फा के लिए निकल गया था, और क्या हुआ था, डॉटर से इधर 4 आ गया था बोल के A-4, और इधर 2 आ गया था बोल के Z-2, उसका एनर्जी इमिटेड हुआ था। तो उधर क्या चेंज हुआ था, हम लोग का जो अल्फा पार्टिकल का जो हीलियम न्यूक्लियस का जो अमाउंट निकला था वो हम लोग का पेरेंट न्यूक्लियस से माइनस हुआ था, मतलब मास नंबर से क्या माइनस हुआ था 4, एटॉमिक नंबर से क्या माइनस हुआ था 2। तो इधर क्या होगा, इधर देखिए
इधर -1 जा रहा है, मतलब हम लोग एटॉमिक नंबर तो A-0 अनचेंज, A-0 इस एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा, लेकिन मास नंबर चेंज नहीं होगा, A-0 इस A, और एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर Z -1 दैट इज Z+1. So during a beta minus decay the mass number remains constant and the atomic number increases by 1. उसका रीज़न मैंने भी आपको अभी बताया, अगर नहीं समझ पाए तो रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए क्या रीज़न है. माइनस जा रहा है तो माइनस और माइनस प्लस, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1. और इसके साथ क्या, इसके साथ और एक चीज़ निकलता है, ये चीज़, ये क्या है, ये है एंटी न्यूट्रिनो. और इसको अगर अच्छे से मैं ड्राइंग करूं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो. अब एंटी न्यूट्रिनो क्या है, प्लस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज कॉमन, एनर्जी तो निकलेगा ही, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होगा तो एनर्जी तो निकलेगा ही. अब व्हाट इज एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो बहुत ही एक अच्छा चीज, मतलब मैं इसके बारे में अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे. एंटी न्यूट्रिनो इज द एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनो, और ये क्यों निकलता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे. पहला आप ये नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एंटी न्यूट्रिनो और ये फिनोमेना होता क्यों है, सबके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे. ये इक्वेशन नोट डाउन कर लीजिए, हो गया. अब इक्वेशन अगर नोट डाउन अपन ने कर लिया है, सो वन एग्जाम्पल ऑफ बीटा माइनस डी के क्या है, बीटा माइनस डी के का एग्जाम्पल 14C6. ये क्या है, ये आइसोटोप ऑफ कार्बन है. तो यहाँ से अगर बीटा माइनस डी के हुआ तो एक तो हम लोग का 0E-1 आ जाएगा, और डॉटर एलिमेंट में क्या रहेगा 14, तो 14 रहेगा, और इधर एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, तो 14 7, ये क्या है, ये है नाइट्रोजन. आप सभी लोगों को पता है 14N7 दिस इज नाइट्रोजन. उसके बाद यहाँ से क्या आएगा, एंटी न्यूट्रिनो और एनर्जी. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा माइनस डीके. क्या हुआ, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, मास नंबर 14 था, इधर भी 14 है. अब जो स्टेबिलिटी ग्राफ था आप लोग को याद है, ये स्टेबिलिटी ग्राफ, इधर न्यूट्रॉन इधर प्रोटॉन नंबर था. मैंने क्या बोला था, जो जो एलिमेंट्स ग्राफ के नीचे रहता था वो क्या करता था, अल्फा डीके. जो जो एलिमेंट्स ग्राफ के नीचे रहते थे वो क्या करते थे, अल्फा डीके. अब जो जो एलिमेंट्स इस लाइन के ऊपर है, मतलब इस लाइन के ऊपर है, ऐसे एलिमेंट्स वो बीटा माइनस डी के परफॉर्म करेंगे, क्योंकि बीटा माइनस डी के करके वो इस लाइन में फॉल करना चाहेंगे. क्यों होगा, मैं देखिए एग्जांपल, इधर कार्बन में न्यूट्रॉन नंबर कितना है, न्यूट्रॉन इज 7 एंड प्रोटॉन इज 6 इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन 14 - 6 7. सो N/P रेशियो क्या होगा, 7/6 समथिंग 1.13 समथिंग ऐसा कुछ आएगा. और इधर देखिए, इधर न्यूट्रॉन नंबर कितना है 7, प्रोटॉन नंबर कितना है 7, तो N/P रेशियो इसमें क्या होगा 1. सो इन बीटा माइनस डीके द N/P रेशियो डिक्रीजेस. अल्फा डीके में N/P रेशियो इंक्रीज कर रहा था, कैसे, हम लोग को 1.6 में ले जा रहा था. हम लोग स्टेबिलिटी का रीजन क्या था, जो ग्रेटर देन 20 एलिमेंट्स है, फॉर ए ग्रेटर देन 20, मैंने एकदम ये वाला स्टेबिलिटी कर्व पढ़ाने का टाइम, जो मैं लेक्चर नंबर 1 रेडियो एक्टिविटी है उसमें मैंने बताया. आप लोगों ने अगर नहीं देखा, मैं सजेस्ट करूँगा वो वाला वीडियो देख के आइए. उधर मैंने क्या बोला था, -1 और -1 से अगर 1.6 में रहा रेंज में, इस रेंज में अगर मेरा N/P रेशियो रहा तो क्या होगा, स्टेबल रहेगा. तो सॉरी -1 नहीं, 1 से 1.6 में, तो अल्फा डीके में क्या हो रहा था 1.6 में लेके जा रहा था, क्योंकि इंक्रीज कर रहा था. और बीटा माइनस डीके में N/P रेशियो किस में लेके आएगा, 1 में लेके आएगा. सो N/P रेशियो कहाँ से 1 में आएगा, तो बीटा, ये जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स करते हैं बीटा माइनस डीके, जो ग्राफ के ऊपर रहते हैं, जो इस स्टेबिलिटी ग्राफ के ऊपर रहते हैं वो करते हैं बीटा माइनस डीके. सो N/P रेशियो डिक्रीजेस टू 1. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये दिमाग में घुसा लीजिए, कहीं भी इंटरव्यू में पूछ सकता है. और एक चीज़, बीटा माइनस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन बहुत ही फास्ट मूविंग पार्टिकल है, बहुत ही फास्ट, इसलिए जब निकलता है, इसलिए उसका मास भी हम लोग का क्या होता है, देखिए एंटी न्यूट्रिनो एनर्जी निकल रहा है, इतना स्पीड से जब निकलता है तो उसका जो एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब बीटा माइनस के लिए. ये जो प्रोसेस है इसका एनर्जी सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, ये बीटा माइनस या ये इलेक्ट्रॉन. ये दिमाग में घुसा लीजिए.
अब एक क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आ सकता है, मैं कब से बोल रहा हूँ बीटा माइनस डीके इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन एमिशन। सबसे बेसिक जो क्वेश्चन आपको दिमाग में आएगा, ये सब कुछ परफॉर्म हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे एक न्यूक्लियस से निकल रहा है, मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को दिमाग में आएगा कि बीटा माइनस डीके इज इलेक्ट्रॉन एमिशन, but there is no electron inside the nucleus. So how does it take place? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बीटा माइनस डीके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, लेकिन न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो फिनोमेना हो कैसे रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम बेसिक और एकदम इसका आंसर भी एकदम सिंपल है। सो इसका जो आंसर है वो समझ लीजिए, बीटा माइनस डीके इज नथिंग बट अ कन्वर्सन ऑफ ए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, कन्वर्शन ऑफ ए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन। अब देखिए क्यों हो रहा है, जो हमारे न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ये क्या है? अनस्टेबल है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर अनस्टेबल, तो क्या अनस्टेबल क्यों है? यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, कन्वर्सन चलता रहता है, इसलिए अनस्टेबल है। जब ये कन्वर्सन रुक जाएगा तब वो स्टेबल हो जाएगा। सो ड्यूरिंग दिस कन्वर्शन when a neutron is converted to proton, तो न्यूट्रॉन जब कन्वर्टेड होता है प्रोटॉन में, बीटा माइनस डीके occurs. So beta minus decay is nothing but a conversion of a neutron to proton, conversion of a neutron to proton. अब न्यूट्रॉन मतलब देखिए 0n1, यहाँ से जब प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन है 0n1, जब प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन क्या होगा? 1p1, प्रोटॉन होगा 1p1 और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है? प्रोटॉन का चार्ज है +1। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये हो जा रहा है। अब देखिए क्या होगा, प्रोटॉन सॉरी हम लोग 1 लिखेंगे इसका मास, और इधर तो हम लोग चार्ज ऐसे लिखते हैं 1n0, और प्रोटॉन का चार्ज क्या है? +1। अब देखिए क्या हुआ, न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। अब पहले क्या था, तो हम लोग को चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा, इधर 0 था इधर +1 था, तो इक्वेशन बैलेंस के लिए हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन लाना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन का हम लोग मास नेग्लिजिबल पकड़ता है, चार्ज क्या है? -1। सो क्या है? +1 -1 0। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ बीटा माइनस डीके। मतलब जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तब क्या होता है? तब एक प्रोटॉन तो जनरेट हो जाता है, लेकिन उसमें एक +1 चार्ज आता है, वो +1 चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ बीटा माइनस डीके। और इसके साथ क्या निकलता है? एंटी न्यूट्रिनो। सो देखिए ये इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस में नहीं रह सकता, तब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकलता है, और ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से निकलता है तब बीटा माइनस डीके ऑकर्स। सो बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है और कुछ नहीं निकलता है, लेकिन कब? जब न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू ए प्रोटॉन। ये दिमाग में अच्छे से घुसा लीजिए। अब एंटी न्यूट्रिनो सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था? एंटी न्यूट्रिनो का पिक्चर क्यों आया? एंटी न्यूट्रिनो सबसे पहले सर पाउली ने कॉइन किया था। सबसे पहले पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप सभी ने पढ़ के आ चुके हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहले एंटी न्यूट्रिनो के बारे में किसने बोला था? साइंटिस्ट पाउली ने। तो इस एंटी न्यूट्रिनो का काम क्या है? एंटी न्यूट्रिनो का काम है हम लोग का स्पिन और एनर्जी कंजर्वेशन। थोड़ी देर बाद इसके बारे में फिर से बोलूँगा, तो अब पहले जो बेसिक चीज़ है बीटा माइनस डीके के अंदर वो नोट डाउन कर लीजिए। सो बीटा माइनस डीके में क्या हो रहा है समझ में आया। अब देखिए
हम लोग अल्फा डीके में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व था, मतलब अल्फा डीके का काइनेटिक एनर्जी फिक्स था, लेकिन बीटा माइनस डीके में काइनेटिक एनर्जी फिक्स नहीं है। मतलब हम लोग का बीटा माइनस डीके में काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा माइनस डीके किसके लिए मैक्सिमम होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग है, बहुत जल्दी 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 चलता है, तो उसका जो स्पीड है, बाकी तो सबका स्पीड उतना नहीं है, तो किसके लिए होगा? इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अल्फा डीके में क्या था, अल्फा डीके में काइनेटिक एनर्जी सब सिमिलर टाइप का था, क्योंकि उधर हम लोग रिलेशन मिल गया था Q इंटू एम अल्फा बाई एम अल्फा प्लस एम वाई, काइनेटिक एनर्जी का मैंने अल्फा डीके का लेक्चर में मैंने बताया था। लेकिन इधर बीटा डीके में अगर सिमिलर टाइप का न्यूक्लियस भी रहा, फिर भी उसका काइनेटिक एनर्जी डिफर करेगा, और इसी कारण हम लोग का एंटी न्यूट्रिनो का पिक्चर आता है। एंटी न्यूट्रिनो का काम क्या आता है? एंटी न्यूट्रिनो का काम आता है कि जो एनर्जी हम लोग का कंजर्व के लिए, स्पिन हम लोग का कंजर्व के लिए, क्योंकि नॉर्मल जो हम लोग का काइनेटिक एनर्जी और बीटा पार्टिकल का जो ग्राफ है वो ग्राफ वेरी करता है। वो ग्राफ कैसे वेरी करता है? ऐसे ग्राफ वेरी करता है। यहाँ पर हम लोग का क्या है? यहाँ पर है बीटा माइनस डी के, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन और काइनेटिक एनर्जी ऐसे वेरी करता है। मतलब एक सिमिलर काइंड ऑफ न्यूक्लियस से डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकलता है। सो एंटी न्यूट्रिनो कम्स इनटू पिक्चर। सबसे पहले एंटी न्यूट्रिनो की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए एंटी न्यूट्रिनोज के कुछ कुछ प्रॉपर्टी। एंटी न्यूट्रिनो क्या क्या प्रॉपर्टी है? मास, मतलब रेस्ट मास क्या है? जीरो। एंटी न्यूट्रिनो का मासलेस पार्टिकल, रेस्ट मास जीरो। स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट c, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। उसके बाद स्पिन क्या है? स्पिन है प्लस माइनस हाफ। उसके बाद चार्ज क्या है? एंटी न्यूट्रिनो का चार्ज हम लोग का जीरो, चार्ज इज जीरो, मास जीरो, चार्ज जीरो। और हम लोग इसके अंदर कुछ जानने की जरूरत नहीं। और हाँ, एंटी न्यूट्रिनो इनविजिबल है, ये इनविजिबल, देख नहीं सकते अपने आंखों से। और क्या है? वेरी हाई पेनेट्रेटिंग पावर। अब इसीलिए न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो को बहुत लोग एक्सरे से साथ भी कंपेयर करते हैं, वो एक अलग टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आज की इस वीडियो में हम लोग को बात नहीं करेंगे। तो ये कुछ एंटी न्यूट्रिनो का प्रॉपर्टीज है। तो एंटी न्यूट्रिनो का एप्लीकेशन कैसे आता है? देखिए, अगर हम लोग देख रहे थे एक न्यूट्रॉन 1n0 से 1p+1 प्लस 0e-1, सो अगर ऐसा निकल रहा था तो हम लोग का स्पिन बैलेंस नहीं हो रहा। देखिए स्पिन, न्यूट्रॉन का स्पिन क्या है? न्यूट्रॉन का स्पिन है हाफ, प्रोटॉन का स्पिन भी क्या है? हाफ, इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी क्या है? हाफ। अब क्या हुआ? इधर लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड ये है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूट्रॉन का स्पिन क्या है? प्लस हाफ, राइट हैंड साइड में प्लस हाफ इक्वल्स टू 1, तो बैलेंस नहीं हो रहा है। तब एंटी न्यूट्रिनो कम्स इनटू पिक्चर, तब ये अपना स्पिन कर लेगा माइनस हाफ। तब देखिए अब बैलेंस हो गया, माइनस हाफ, हाफ कट गया, सो हाफ इक्वल्स टू हाफ। मतलब एंटी न्यूट्रिनो अपना स्पिन प्लस हाफ माइनस हाफ चेंज कर करके हम लोग का इक्वेशन बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंटी न्यूट्रिनो समझ पा रहे हैं बीटा माइनस डीके में। और फर्दर अगर जाएंगे, जो काइनेटिक एनर्जी का डिफर हम लोग बोल रहे थे, काइनेटिक एनर्जी भी अगर इस साइड और इस साइड का वेरी किया, तब एंटी न्यूट्रिनो अपना काइनेटिक एनर्जी चेंज करके क्या कर सकता है? बैलेंस कर सकता है। सो एंटी न्यूट्रिनो हेल्प्स इन एनर्जी एंड स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन। इसके लिए एंटी न्यूट्रिनो काम में आता है। एनर्जी और स्पिन मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए एंटी न्यूट्रिनो काम में आता है। तो यही था कुछ बीटा माइनस डीके के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है बीटा प्लस डीके। अगर कुछ डाउट रह रहा है आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक को फिर से डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर डाउट रहा सीरियसली वीडियो देखिए, क्योंकि
ये ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक्स नहीं है। रेडियो एक्टिविटी बहुत स्टूडेंट्स को लगता है बहुत हार्ड है, लेकिन उतना हार्ड नहीं है। थोड़ा अगर कंसेप्चुअली और थोड़ा कंसिडरेशन के साथ पढ़ेंगे तो सारी ज़िंदगी आप लोग को दिमाग में रहेगा। तो बीटा माइनस डीके हो गया, अब है बीटा प्लस डीके। अब देखिए बीटा प्लस, और एक चीज़, बहुत सारे बुक में बीटा माइनस डीके को ही बीटा डीके बोल के चला देता है, लेकिन नहीं, आप लोग कॉन्सेप्ट जान के रखिए बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके के अंदर, क्योंकि हर कुछ अगर आप लोग बेसिक या हर कुछ का फंडामेंटल आप लोग जान पाएंगे तो फिर वो आपके लिए फिजिक्स के नॉलेज के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो बीटा प्लस डीके, तो बीटा प्लस डीके क्या है? एक पॉजिट्रॉन है, 0e+1 और 0 बीटा प्लस 1, दिस इज बीटा प्लस डीके, दैट इज positron. A positron is similar to electron. positron का प्रॉपर्टीज क्या है? positron, अच्छा, मास इज इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेम है। चार्ज भी क्या है? चार्ज भी क्या है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज था ये है पॉजिटिवली चार्ज। सो हम लोग इसको एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत डिबेट चलता है, हम लोग उसमें नहीं घुसेंगे। सो पॉजिट्रॉन इज व्हाट? पॉजिट्रॉन इज एन पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन। आप सोचिए पॉजिट्रॉन इज नथिंग बट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो क्या होता है? पॉजिट्रॉन निकलने के लिए इक्वेशन क्या होता है? मतलब इक्वेशन ऑफ बीटा प्लस डीके, AXZ, दैट इज पेरेंट न्यूक्लियाई। यहां से जब बीटा प्लस डीके होगा तो क्या होगा? सबसे पहले तो एक पॉजिट्रॉन निकल रहा है 0e+1, और क्या होगा? हम लोग का जो डॉटर न्यूक्लियर रहेगा उसमें क्या मास नंबर में तो कुछ चेंज नहीं होगा, A-0 और एटॉमिक नंबर में क्या होगा? Z-1। सो ड्यूरिंग बीटा प्लस डीके द मास नंबर रिमेन्स कांस्टेंट, द एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ड्यूरिंग बीटा प्लस डीके द एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 और मास नंबर रिमेन्स कांस्टेंट। और इसके साथ क्या निकलता है? इसके साथ निकलता है न्यूट्रिनो। वहाँ क्या था? एंटी न्यूट्रिनो बीटा माइनस में। ये क्या है? न्यूट्रिनो। और क्या? एनर्जी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बीटा प्लस डीके। इसको नोट डाउन कीजिए। ये क्या है? न्यूट्रिनो। और एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो का प्रॉपर्टीज सिमिलर टाइप का प्रॉपर्टीज है, उसका भी चार्ज 0, मास 0, स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। सिर्फ दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है? एक है इसका एंटी पार्टिकल है, एक है न्यूट्रिनो, उसका एंटी पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो। तो इसको नोट डाउन कीजिए। इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग एग्जाम्पल के साथ स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल 14N7। यहां से अगर बीटा प्लस डीके हुआ तो एक पॉजिट्रॉन तो आ रहा है, प्लस क्या होगा? हम लोग का मास नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। ये क्या हो रहा है? ये है कार्बन 14C6, कार्बन का एक आइसोटोप, कार्बन का आइसोटोप, और इसके साथ क्या होगा? न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा प्लस डीके। इसको नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग का जो ग्राफ था, स्टेबिलिटी ग्राफ, वो कैसा था? इधर क्या था? न्यूट्रॉन, इधर क्या था? प्रोटॉन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बीटा माइनस डीके में यहाँ का जो एलिमेंट्स है वो बीटा माइनस डीके करता है ग्राफ के ऊपर, और नीचे उन लोगों को लाता है। और बीटा प्लस डीके क्या होगा? जो इस ग्राफ के नीचे जो एलिमेंट्स है, मतलब स्टेबिलिटी डाउन द स्टेबिलिटी कर्व जो एलिमेंट है उसमें से बीटा प्लस डीके होगा। यहाँ पर N/P रेशियो यहाँ पर चेंज करेगा, मतलब ग्राफ के नीचे इधर जो लोग रहेगा वो परफॉर्म करेगा बीटा प्लस डीके। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। और इसमें से और एक क्वेश्चन आएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन उधर निकला था किस लिए? वहाँ से जब एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ था। सो बीटा प्लस डीके इज नथिंग बट एन कन्वर्सन ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। ये भी नोट डाउन कीजिए। पॉजिट्रॉन कहाँ से आ रहा है? सो बीटा प्लस डीके इज कन्वर्जन of a proton to neutron.
अब एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, वो है बीटा प्लस डीके। तो इसका इक्वेशन कैसा होगा, 1p + 1 1n0। तो जब एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, इधर चार्ज था +1, इधर न्यूट्रॉन का चार्ज 0 हो गया, तो तभी उसको बैलेंस करने के लिए ये एक्स्ट्रा जो +1 चार्ज था वो इन द फॉर्म ऑफ पॉजिट्रॉन निकल जाता है, और इसीलिए एंटी न्यूट्रिनो और एनर्जी के बात छोड़िए, हम लोग एनर्जी की बात नहीं करते हैं, इसलिए न्यूट्रिनो इधर पिक्चर में आया। सो बीटा प्लस डीके इज कन्वर्सन ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, और इस कन्वर्सन के लिए जो +1 चार्ज है वो +1 चार्ज इन द फॉर्म ऑफ पॉजिट्रॉन बाहर निकल जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसको नोट डाउन कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए ये बीटा प्लस डीके का ये और कुछ नहीं है, अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना पड़ेगा। एकदम इजी चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एकदम इजी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने से एकदम इजी है। बीटा माइनस डीके में क्या हुआ, बीटा माइनस डीके में 1n0 न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, 1p + 1 + 0e - 1 प्लस एंटी न्यूट्रिनो। बीटा प्लस डीके में क्या हुआ, 1p + 1 से 1n0 + 0e + 1 प्लस न्यूट्रिनो। अब दोनों के बीच में देखिए कहाँ से क्या हो रहा है। सो पहले बार में देखिए एक न्यूट्रॉन से प्रोटॉन हुआ, दूसरे बार में एक प्रोटॉन से न्यूट्रॉन हुआ। अब प्रोटॉन का मास क्या है, प्रोटॉन का मास है 1.626 × 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का मास भी हम लोग सिमिलर पकड़ते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट न्यूट्रॉन का मास है वो क्या है, जो एक्यूरेट न्यूट्रॉन का मास है 1.649 10⁻27 kg। अब हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन का टाइम में 1.6 पकड़ के कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए स्लाइटली थोड़ा डिफर है, 1.626 यहाँ पर 1.649, मतलब न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन है। एकदम अगर हम लोग क्वांटम लेवल में जाए, मतलब सब एटॉमिक लेवल्स में जाकर हम लोग मेजर करें, तो देखिए बीटा प्लस डीके में क्या हो रहा है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन हो रहा है, तो मतलब इधर क्या हो रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है। नॉर्मली क्या होता है, मास डिक्रीज करता है, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, इधर क्या हुआ, इधर हुआ मास डिक्रीज, और इधर क्या हुआ, जब बीटा प्लस डीके हुआ मास इंक्रीज, तो मतलब इधर है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इधर मास इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का मास ज़्यादा है, ये नोट डाउन कीजिए। और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास हम लोग रेशनस 0 पकड़ कर चल रहे हैं, तो न्यूट्रॉन से जब प्रोटॉन हो रहा था मास डिक्रीज होने से भी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी निकल जा रहा है, लेकिन जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो मास इंक्रीज कर रहा है। तो मास इंक्रीज का रीजन क्या है, तो देखिए कितना बेसिक चीज़, कुछ कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में घुसा लीजिएगा, सारा जिंदगी याद रहेगा। मास इंक्रीज कर रहा है, सो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको नोट डाउन कीजिए। और ये मास इंक्रीज क्यों कर रहा है, मास इंक्रीज क्यों कर रहा है, व्हाई डज द मास इंक्रीज। आप लोग सोचिए थोड़ा, मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। मास इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये मास इंक्रीज इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी के वजह से मास इंक्रीज कर रहा है। एक एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ मास, तो जो मास इंक्रीज करेगा, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हुआ, एक चार्ज से एक चार्जलेस पार्टिकल हुआ, तो उधर क्या हुआ, हम लोग का बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है, तो बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा लगता है इसलिए मास इंक्रीज करेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है 1-2 नंबर के क्वेश्चन के लिए, इसको दिमाग में घुसा लीजिए। तो बीटा माइनस डीके में एनर्जी क्या था, बीटा माइनस डीके में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम लोग का, इसका अगर हम लोग पकड़े mn, मास तो डिक्रीज कर रहा है, तो mn माइनस mp मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 931.5 MeV, ये किसके लिए, बीटा माइनस डीके के लिए।
और बीटा प्लस डीके के लिए क्या होगा, सिमिलरली इधर MP माइनस ये वाला हो जाएगा, नहीं इधर बीटा प्लस डीके के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, Mn प्लस Me माइनस MP इंटू 931.5 MeV ये होगा। इसको नोट डाउन कीजिए क्योंकि यहाँ पर मास इंक्रीज कर रहा है, हायर मास माइनस लोअर मास हम लोग करते हैं एनर्जी के लिए। और ये इंटू 931.5 मैंने क्यों किया, आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि हम लोगों ने ये पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। कहाँ पर हमने ये डिस्कस किया है, मास डिफेक्ट वाले वीडियो के अंदर। इसको नोट डाउन कीजिए। और बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके के अलावा भी और एक प्रोसेस अल्फा डीके बीटा डीके और के अलावा भी एक और प्रोसेस है जहाँ पर स्टेबिलिटी होता है, वो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या है, अब इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर के ऊपर बोलूँगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर बीटा प्लस डीके का तरीका सिमिलर है, जहाँ पर प्रोटॉन डायरेक्ट के सेल से इलेक्ट्रॉन लेके कन्वर्ट टू न्यूट्रॉन, मतलब बीटा प्लस डीके का ही सिमिलर एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर दिस इज सिमिलर टू बीटा प्लस डीके। अब देखिए हम लोग का एक न्यूक्लियर एक स्ट्रक्चर का फिगर देखिए, यहाँ पर बीच में न्यूक्लियस है और इधर सब शेल्स है, के शेल, एल शेल, एम शेल। तो अगर इस के शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर सकता है, इस के शेल का इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट टू ए न्यूट्रॉन, के शेल का इलेक्ट्रॉन अगर एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है, तब उसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। जैसे 1p1 प्लस 0e-1, यहाँ से क्या होगा, देखिए के शेल का इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस का प्रोटॉन दोनों मिलके क्या होगा, इधर तो 1 0 1 और 1 -0। सो क्या हुआ, एक न्यूक्लियस का प्रोटॉन और के शेल का इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके एक न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन किया। क्यों, यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड फ्रॉम द के शेल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये जो न्यूक्लियस है क्या कर रहा है, के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर रहा है। सो ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। और यहाँ से क्या एमिट होगा, यहाँ से एक न्यूट्रिनो एमिट होगा। इसको भी नोट डाउन कीजिए, ये भी आ सकता है क्वेश्चन 1-2 नंबर के लिए, और एकदम इजी टॉपिक है। और इसी टॉपिक में एकदम लास्ट जो आज पढ़ेंगे वो है गामा डीके या गामा डिसइंटीग्रेशन। हो गया, मैं मिटा रहा हूँ। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ क्वेश्चन में पूछिए, मैं सब कुछ समझा दूंगा। आप अगर क्वेश्चन कुछ भी करेंगे उसके ऊपर ही वीडियो बनेगा, और अगर कुछ डाउट है वो भी कमेंट्स में पूछिए। अभी हम लोग देखते हैं गामा डीके। गामा डीके, अब क्या हो रहा है, जब अल्फा डीके और बीटा डीके होता है तब न्यूक्लियर डायरेक्ट स्टेबल नहीं होते हैं, वो एक हायर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं। उसी हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए गामा डीके होता है, गामा डिसइंटीग्रेशन होता है, और उस गामा डिसइंटीग्रेशन के बाद ही वो न्यूक्लियर स्टेबल हो पाता है। मतलब व्हेन न्यूक्लियस एमिट्स अल्फा और बीटा पार्टिकल्स, it goes to a higher excited state। जब न्यूक्लियस अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट करता है, वो एक हायर एक्साइटेड स्टेट में चल जाता है। वो हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए वो तब परफॉर्म करेगा क्या, तब परफॉर्म करेगा गामा डीके। मतलब एक इलेक्ट्रॉन जब होता है वो इधर न्यूक्लियस रहता है, ये एक्साइटेड स्टेट है, और ये है ग्राउंड स्टेट। सो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो करेगा वो इमिट करेगा गामा रे।
वो एमिट करेगा गामा रे या गामा रेडिएशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ गामा डीके। और यहाँ भी हम लोग अल्टीमेट हम लोग का प्रोसेस क्या है, स्टेबिलिटी के लिए। तो अल्फा या बीटा डीके के बाद ये जो आया था ये था अनस्टेबल। इसको स्टेबल करने के लिए गामा डीके करना कंपलसरी है, तब भी ये अनस्टेबल से स्टेबल हो पाएगा। तो द एक्साइटेड न्यूक्लियस अगर ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा तो उसका हाईली एनर्जेटिक रेडिएशन उसका, जिसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हम लोग को पता है कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए क्या है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी लगेगा। उस फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या है, F इक्वल्स टू EN2 माइनस EN1 बाई H। ये फ्रीक्वेंसी रेंज में रहेगा। मतलब N2 क्या है, ये वाला है N2, ये वाला N1। सो एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट बाई H इज प्लैंक कांस्टेंट। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो F है, ये लाइज इन गामा स्पेक्ट्रम। सो यही इसीलिए इसी कारण ये हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए गामा रे क्यों एमिट करता है। जो फ्रीक्वेंसी का जरूरत है वो फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई करता है, गामा स्पेक्ट्रम के अंदर। इसलिए ये गामा डी का परफॉर्म करता है। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर हो गया तो मैं इजीली एक इक्वेशन लिख के दे रहा हूँ। देखिए, जब ए एटम है, ये है एक्स, ए एक्स जेड, ये क्या हुआ, अल्फा डी के, ए -4 जेड -2। लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में है, ये है एक्साइटेड स्टेट। फिर यहां से क्या हुआ, गामा डी के, फिर ये आया स्टेबल स्टेट या ग्राउंड स्टेट, तब ये आएगा ग्राउंड स्टेट के अंदर। सिमिलरली हम लोग का जब ए एक्स जेड बीटा माइनस डी के हम लोग देख रहे हैं, बीटा माइनस डी के, तो क्या होगा, वाई ए जेड +1। लेकिन ये क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट। ये जब गामा डी के करेगा तब आएगा Z+1, तब आएगा ये ग्राउंड स्टेट में। तो समझ रहे हैं ना, जब अल्फा डीके होता है या बीटा डीके होता है वो एक एक्साइटेड स्टेट में जाकर पहुंचता है, क्योंकि उधर अल्फा डीके में एक हीलियम एटम निकला एक न्यूक्लियस के अंदर, बीटा माइनस में एक इलेक्ट्रॉन निकला, बीटा प्लस में पॉजिट्रॉन निकला। तो ये जब चीज़ न्यूक्लियस से निकलता है तो वो डायरेक्टली ग्राउंड स्टेट में नहीं आ पाएगा, वो पहले एक एक्साइटेड स्टेट में जाकर पहुंचेगा। उस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए उसको फिर से एक चीज़ डीके करना पड़ेगा, जिसके वजह से ही वो अपने वापस ग्राउंड स्टेट में आ पाएगा, स्टेबल हो पाएगा। एंड दैट इज वेयर गामा रे कम्स इनटू पिक्चर। सो गामा रेडिएशन का भी हाई पेनिट्रेटिंग पावर है और इसका भी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो की तरह भी बहुत सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। तो आज के वीडियो और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में आप लोग जो मैंने बताया उसके बारे में देखिए, स्टडी कीजिए। कोई डाउट्स रहा तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप लोग। और अभी इसके ऊपर जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो डिसइंटीग्रेशन लॉ के ऊपर आएगा, उसके बाद हाफ लाइफ, उसके बाद मीन लाइफ और रेडियोएक्टिविटी का बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको रैप अप कर लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपका हर एक लाइक बहुत मैटर करता है। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही हर एक चीज़, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि पूरा हायर सेकेंडरी सिलेबस क्लास 11 क्लास 12, उसके बाद अगर आप लोग बोलेंगे तो बीएससी का सिलेबस मैं कवर करना स्टार्ट करूँगा। तो सब कुछ मैं यूट्यूब में ये भी कराऊँगा, यूट्यूब में पूरा फुल्ली फ्री हर कुछ मैं डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों का सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोग हम लोग के चैनल पर नए आ चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।